एवरीवन, आज 16 अगस्त है और कल तो कोई करंट अफेयर्स ऐसे आए नहीं 15 तारीख को, और न्यूज़पेपर में भी कम करंट अफेयर्स थे। तो आज के जो 16 अगस्त के जो भी करंट अफेयर्स आज बने वेरियस वेबसाइट्स यूपीएससी की, इसके अलावा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में, उसको हम यहाँ पे देखेंगे, न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लगभग 11 एमसीक्यू हैं जो अलग अलग टॉपिक से आपको आज मिलने वाले हैं। साथ ही इसमें अगर आप देखोगे, चाहे आप सेमीकंडक्टर के बारे में देखो, चाहे आप यहाँ पे आईएसएफआर या फॉरेस्ट जो कहते हैं ना कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, फॉरेस्ट फायर, उसको लेके हो, सेमीकंडक्टर को लेके रिपोर्ट हो, इस तरह से आप देखोगे। जो फिनेंस सेक्टर में एआई का यूज है, डेमस फ्लाइज का यूज का यहाँ पे चर्चा में थे। तो सारी टॉपिक आज हम देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आई होप आप पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है, पॉलिटी की सीरीज आपको पता होनी चाहिए कि टॉप 200 एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है पॉलिटी में, और उसमें हर एक टॉपिक वाइज जो वीडियोस आ रहे हैं उसे आप देखिए। हिस्ट्री में टॉप 100 एमसीक्यूज़ एंशिएंट हिस्ट्री की चल रही है, उसे भी आप देख सकते हैं। साथ ही ये डेली करंट आप फॉलो कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पहले एमसीक्यू की जो आज पूछा गया है। अब देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इन करेक्ट रिगार्ड द न्यूली डिस्कवर कोन कैन, शैडो डेमेसेल एंड क्रिमसन शैडो डेमेसेल। अब ये दोनों जो कोनकन से जो डेमेसेल है ना, इन दोनों के बारे में क्या न्यूज़ थी, ये हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें। इस बेसिस पर कौन से करंट अफेयर बने। अब ऐसा माना जा रहा है कि जो ये दोनों हैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में इन्हें पाया गया, डिस्कवर्ड इन महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग जिला। ठीक है। दूसरा, अब ये जो शोमडेल्स है आमतौर पर क्या होता है, ये शुष्क अर्थात अगर आप देखें एरिड और ओपन ग्रासलैंड हैबिटेट में पाई जाती है। अब ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, तभी आप इसको यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। नहीं पता होगा तो आप यहाँ पे गेस नहीं कर सकते। तीसरा, डेमस फ्लाइज हैव सिलेंडर बॉडीज एंड नेट वेन विंग। तो जेमस फ्लाइज है उसकी पतली बॉडी होती है और जालीदार पंख होते हैं। अब अगर आपने देखा हो, पढ़ा हो, तभी आप इसे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में यहाँ पे करेक्ट होने वाला है आंसर। ठीक है। अब यहाँ आपको बताना है इससे करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है। अब बताइए करेक्ट आंसर क्या है इसका। मैं आपको 4 या 5 सेकंड का समय इसमें दूंगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1 और 3, 2 जो ऑप्शन इसका यहाँ पे इनकरेक्ट है। अब क्यों इनकरेक्ट है वो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, जो कौन कौन शैडो डेमेसेल है ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में तो पाया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में पाया गया, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है। अब अगर हम बात करें, जो बात हो रही है किसके बारे में, शैडो डेमेसेल है, ये कहाँ पाया जा रहा है, कोनकैन वाला तो यहाँ पाया गया, और क्रिम्सन है ये कहाँ पाया गया है, तो क्रिम्सन जो शैडो डेमेसेल है ये पाया गया है केरला में, केरला के तिरुवनंतपुरम में ये पाया गया है। ठीक है। अब सामान्य तौर पर ये जो होते हैं ना, ये छायादार जो वन क्षेत्र होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, और अगर हम बात करें छोटे मोटे नदी नालों के आसपास पाए जाते हैं। तो ये जो बात हो रही है ड्राई एरिया में पाया जाएगा, शुष्क एरिया में पाया जाएगा, एरिड एरिया में पाया जाएगा, ये यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, 1 और 3। ठीक है। अब अगर हम बात करें एक, ये जो ऑर्डर है इसका डेमेसेल फ्लाइज है, ये ओडानाटा एक सीरीज होती है इसी की, ओडानाटा, उसके क्रम में माने जाते हैं। अब ये इतना डीप में जाके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। तो बस इतना जानना था कहाँ पाया गया है, किससे संबंधित है, थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगले एमसीक्यू की। विच द रेफरेंस टू आरबीआई फ्री एआई कमेटी रिपोर्ट। तो आरबीआई की फ्री एआई कमेटी की रिपोर्ट के बारे में आपको बताना है। अब ये जो एमसीक्यू है आसान है, इसमें कोई ऐसी आपको डिफ़िकल्टीज फेस नहीं होने वाली है। अब पहला जो है, वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल इज दैट एआई शुड सपोर्ट बट नॉट रिप्लेस ह्यूमन जजमेंट। तो एआई सपोर्ट करे हमारे डिसीजंस का, पर उसे प्रतिस्थापित ना करे। आप कुछ भी चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी में आप सर्च करो तो वो अपना दिमाग ज़्यादा लगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो मूल कंटेंट है उसी को मिस कर देता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि रिप्लेस ना करे ह्यूमन जजमेंट को, सपोर्ट करे। अब ये जनरल स्टेटमेंट है, इसे इनकरेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरा, एआई सिस्टम इज फाइनेंस शुड प्रायोरिटाइज इनोवेशन ओवर फेयरनेस एंड इक्विटी। तो एआई क्षेत्र में एआई सिस्टम को कहते हैं ना कि इनोवेशन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है ना। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी फॉर एआई डिसीजन रेस्ट विद द एंटायरली डिप्लॉइंग द एआई। एआई निर्णय के लिए जिम्मेदारी उन संस्थाओं की होती है जो एआई लागू करती हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मामला सही है इनकरेक्ट है, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका ए,
1 and 3 ओनली। अब अगर हम बात करें फाइनेंस सेक्टर में जो एआई है उसमें नवीनता प्राथमिकता देनी चाहिए, निष्पक्षता समानता को, जो ये बोल रहा है कि आई सिस्टम फाइनेंस शुड प्रायोरिटाइज इनोवेशन ओवर फेयरनेस एंड इक्विटी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे बात हो रही है कि फेयरनेस और इक्विटी को यहाँ पे भी प्रमोट किए जाने की आवश्यकता है, इस रिपोर्ट का यहाँ पे ऐसा मानना है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हमने यहाँ पर इसको देख लिया। अगर हम बात करें आरबीआई की जो एआई रिपोर्ट है वो किस पे फोकस है, ये फोकस करती है फेयरनेस पे, वो फोकस करती है अकाउंटेबिलिटी पे, वो फोकस करती है इनोवेशन पे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे जाननी जरूरी है। ठीक है, आगे एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं रिगार्डिंग द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। अब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अगर आपको ना पता तो 2021 में इसकी शुरुआत होती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के अंदर शुरुआत होती है। पर्पज ये था कि जो ग्लोबल चिप, ग्लोबल अगर हम बात करें ग्लोबल हब बनाना भारत को चिप का, ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप का हब बनाना है। ठीक है, चिप का। अब ऐसे तो चिप बनेगा नहीं, इसके लिए हमें मैन्युफैक्चर को सपोर्ट करना पड़ेगा, डिस्प्ले फैब्रिकेशन को सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा पीआईएल जैसी स्कीम, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम जैसी स्कीम्स को लॉन्च करना पड़ेगा। ये तो यहाँ पे बात हो गई। लेकिन अगर इसके चैलेंजेस भी आए, क्योंकि अगर आप देखोगे भारत में उस तरह का जो वर्क फोर्स नहीं है जो ऐसे काम को इतना बेहतर तरीके से कर पाए। ज़्यादातर जो वर्क फोर्स है लो स्किल ग्रेड है, क्योंकि स्कूल्स में स्किल है, कॉलेज में स्किल्स पर फोकस किया नहीं जाता। तो ये चैलेंज देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये ऐसा सरकार ने ऐसा किया कि 2016 के बाद सरकार ने देखा कि जो इम्पोर्ट है ना किसका, चिप्स का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो सरकार ने इसे यहाँ पे सोचा कि जो ताइवान है, साउथ कोरिया, जापान जैसे जो हब, इस तरह से भारत को ही बनाए जाने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे जो मिशन है जिसके बारे में यहाँ पे आप देखोगे, इट्स अप्रूव 2021 टू प्रमोट इंडिया एज ए ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग हब। ये स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट है, जनरल है। इट एम एक्सक्लूसिवली एट मैन्युफैक्चरिंग डिस्प्ले यूनिट्स एक्सक्लूड चिप डिजाइन। अब ये केवल डिस्प्ले इकाइयों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, चिप डिजाइनों को नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मामला फंस जा रहा है। ठीक है, तीसरा ISM ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। अब तीसरा, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, अब दूसरे में कन्फ्यूजन यहाँ पे हो रहा है कि दूसरा सही है गलत है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, चिप निर्माण पे भी फोकस किया गया है। ठीक है, चिप डिजाइन जो बोल रहा है कि नहीं ना, तो चिप डिजाइन करना, चिप निर्माण करना है ना, डिस्प्ले फैब्रिकेशन बनाना, पूरे को फोकस करना है, तो तभी तो ग्लोबल चिप हम हब बनेंगे। अदरवाइज अगर हम डिजाइन नहीं करेंगे, उसको मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो कैसे बनेंगे। 1 and 3 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेस कलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आपको पता होना चाहिए कि आप एक देश में रहते हैं तो देश को चलाने के लिए कुछ पैसा सरकार को चाहिए, और सरकार पैसा कहाँ से पाएगी, तो आपकी कमाई से ही सरकार पैसा काटेगी। ठीक है, और वो जो पैसा सरकार काटती है उसे कहा जाता है टैक्स। अब ये सेस और सरचार्ज कौन सी बला है। सेस क्या होता है, सेस और सरचार्ज में एक फ़र्क है। जो सेस होता है ना वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। अब अगर सरकार ने कहा कि भाई कोरोना के टाइम पे किसानों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, तो किसानों के लिए एक स्पेशल सेस बनाते हैं, और वो जो सेस होगा ना एक पर्पज़ के लिए होगा, एजुकेशन के लिए हो सकता है, सैनिटरी कहते हैं ना कि जो साफ़ सफाई है उसके लिए हो सकता है, तो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, और उसका पैसा उसी मद में उसी जगह में खर्च किया जाएगा, और उसे स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर सेस लग गया तो यहाँ पे सरकार वो पैसा जो कलेक्ट करेगी इनकम से, उसका जो पैसा है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI में आएगा। ठीक है, और उसके बाद वो पैसा उसी डोमेन में जाएगा, स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली जो फिनेंस कमीशन है वो क्या करते हैं, जो टैक्स का है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं कितने % होना चाहिए स्टेट को, सेंटर को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सेस का पैसा उसमें नहीं रहेगा। अब ये तो होगा विशेष पर्पज़ के लिए, सरकार इसे कहीं और यूज नहीं कर सकती। लेकिन सरचार्ज में इसका अपोजिट होता है। सरचार्ज जिसे आर्टिकल 271 में भी देखा जाता है, तो सरचार्ज में सरकार क्या कर सकती है, जो बहुत ज़्यादा आय हो रही, इनकम हो रही जिसकी, उनके ऊपर सरचार्ज लगा। सपोज करिए आपने 1 करोड़ रुपये आप इनकम है, अब आप 1 करोड़ की इनकम में 20% चलिए मान के XYZ आपको टैक्स लग गया, 20 लाख लग गया। सरकार ने कहा कि भाई 2% और लगाएंगे सरचार्ज, तो सरकार ने क्या किया, आपसे 2% और वसूला इस टैक्स के अमाउंट का। अब सरकार ने तो ये वसूल लिया, अब इसे सरकार कहीं भी खर्च कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टिकुलर मद में खर्च करेगी, सरकार कहीं भी इसे कर सकती है। स्पेशल पर्पज़ के लिए सरकार इसे डिक्लेयर नहीं कर सकती। ये तो होगा डिफरेंस। यहाँ पे बात हो रही है एडिशनल टैक्स लेवी फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ कैन नॉट बी डिप्राइव्ड द जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बताया है कि भाई कहीं और सरकार खर्च नहीं कर सकती है, तो ये जनरल स्टेटमेंट है। आपको यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट होने कोई भी सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो 4 का यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सेस कलेक्टेड आर क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड शेयर्ड विद द स्टेट। अब बताइए ये क्या यहाँ पे सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा तो जाता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के साथ पैसा शेयर नहीं हो सकता। इवन फाइनेंस कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टैक्स का पैसा है वो सेंटर और स्टेट के बीच में बांटे, लेकिन यहाँ पर इस सेस का पैसा ये बांटा नहीं जाता।
एग्जाम्पल ऑफ सेस इंक्लूड एजुकेशन सेस, स्वच्छ भारत सेस। ये तो दोनों एग्जाम्पल सही है, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, तो करेक्ट आंसर 1 and 3 ओनली। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सरचार्ज अंडर 271 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट। तो अनुच्छेद 271 के अंतर्गत सरचार्ज के बारे में आपको बताना है। अब सरचार्ज के बारे में मैंने आपको सारी स्टेटमेंट बता दी है। बोला सरचार्ज एडिशनल लेवी ऑन एग्जिस्टिंग टैक्स ड्यूटीज़, ये मैंने आपको बताया कि हाँ भाई ये तो सही हो गया एग्जिस्टिंग, ये ऐसा नहीं है कि किसी का टैक्स कम कर दिया जाएगा या मतलब कि आपके टैक्स से वसूला जाएगा, नहीं, आपके एडिशनल इनकम से वसूला जाएगा। इट इज़ टैक्स ऑन टैक्स अप्लाई प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का अमाउंट भी बढ़ता जाता है, ये होता है प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाता है। तीसरा, सरचार्ज फंड आर ईयर मार्गन कैन नॉट बी यूज लाइक नॉर्मल टैक्स रेवेन्यू। सरचार्ज को धन विशेष उद्देश्य के लिए ही उपयोग किया जाता है, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया कि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाए, क्यों? क्योंकि सरचार्ज का पैसा सरकार कहीं भी यूज कर सकती है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ स्कोप ऑफ आरबीआई म्यूल हंटर एआई टूल। अब ये किसका टूल है? तो ये आप जान लो आरबीआई का है। यह डिटेक्ट करता है म्यूल अकाउंट्स को, कर्व करता है डिजिटल फ्रॉड को। ठीक है, अब यहाँ पे सही है गलत है ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। ठीक है, दूसरा, इट सपोर्ट एआई क्रेडिट असेसमेंट बट एक्सक्लूड ह्यूमन ओवरसाइट। ये एआई क्रेडिट मूल्यांकन को समर्थन देता है लेकिन मानव निगरानी को शामिल नहीं कर सकता। अब देखिए आरबीआई तो इतने ऐसे स्टेप्स उठाएगा नहीं, है ना, जिसमें ह्यूमन जो इन्वॉल्वमेंट है वही शामिल ना हो। अब दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे एक्सट्रीम दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट बॉडी इतना एआई पे सपोर्ट नहीं करती हैं, इतनी एआई पर रिलायबल नहीं है, इवन हम लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर है। तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे डाउट है। इट इज़ डेवलप्ड बाय द आरबीआई इनोवेशन, हम आरबीआई का जो इनोवेशन है उसने इसको डेवलप किया है। तो पहला तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रिगार्डिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेमीकंडक्टर उद्योग के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? इंडिया इज करंटली फेस प्रोजेक्ट शॉर्ट फॉल स्किल सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स बाई 2027। तो भारत में कार्यबल कमी तो देख ही रहा है, ये तो करेक्ट है। ताइवान, साउथ कोरिया, जापान ग्लोबल सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के हेड हैं, ये भी बात यहाँ पे सही है। इंडिया इंपोर्ट इंटीग्रेटेड सर्किट हैव डिक्रीज फ्रॉम 2016। तो क्या 2016 से हमने डिक्रीज कर दिया? नहीं नहीं नहीं, 2016 से तो हमारा इंपोर्ट बढ़ा, हमारा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा, हमारा लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा, तो बहुत सारा मैन्युफैक्चर हमारा बढ़ा, तो ये ग्लोबल चिप जो इंपोर्ट हमारा बढ़ गया। अब चिप इंपोर्ट बढ़ गया तो सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया कि नहीं अब हम खुद चिप बनाएंगे, हम खुद ग्लोबल हब बनेंगे, एज जापान, एज ताइवान, एंग्लो साउथ कोरिया। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, पहला दूसरा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द डेमोसफ्लाइज। डेमोसफ्लाइज आर प्रीडेटरी इंसेक्ट ऑफ द ऑर्डर ओडोनाटा। अब ये जो डेमोसफ्लाइज शिकारी कीट है जो ऑर्डर ओडोनाटा का हिस्सा है, अब ये अब आपको ही पता होगा करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, दे आर जनरली स्मॉलर एंड फ्लाई मोर वीकली कंपेयर टू ड्रैगन फ्लाई। वे ड्रैगन फ्लाई की तुलना में छोटे और कमज़ोर उड़ने वाले होते हैं, ये भी आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट है इनकरेक्ट है। आगे क्या कहता है? आगे कह रहा है कि दे आर मेनली फाउंड इन एरिड डिजर्ट इकोसिस्टम। तो क्या सिर्फ एरिड डिजर्ट इकोसिस्टम में मिलते हैं? ये आपको यहाँ पे बताना है, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। अब देखिए ये डेमोसफ्लाइज शिकारी कीट तो होते हैं, तो ये बात यहाँ पे करेक्ट हो जा रही है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। दूसरा, जनरली स्मॉलर होते हैं, फ्लाई करते हैं मोर वीकली कंपेयर टू ड्रैगन फ्लाई। अब ये दूसरे स्टेटमेंट के आपके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ओडोनाटा के आदेश के अंतर्गत आते हैं, ओडोनाटा ऑर्डर में तो आते हैं ये, लेकिन ये छोटे कमज़ोर उड़ने वाले भी होते हैं, मुख्य रूप से वाटर बॉडीज़ के आसपास पाए जाते हैं, रेगिस्तान में नहीं पाए जाते। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, एलिमिनेट कर दो आप इन सबको, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ एआई इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज ट्रू। तो एआई को लेकर फाइनेंशियल सेक्टर में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। एआई हेल्प द पर्सनलाइज फाइनेंस सर्विस यूजिंग डाटा लाइक यूटिलिटी बिल फॉर क्रेडिट असेसमेंट। एआई का उपयोग बिल जैसे डाटा क्रेडिट मूल्यांकन निजीकरण में मदद करता है। ठीक है, बताना है आपको करेक्ट है नहीं है। ठीक है, दूसरा, जेपी मॉर्गन एआई पेमेंट वैलिडेशन सिस्टम रिड्यूस्ड अकाउंट रिजेक्शन रेट 15 to 20%। जेपी मॉर्गन ने एआई भुगतान सत्यापन प्रणाली खाता अस्वीकृत दर 15 से 20% तक कम की है। एआई यूजेज इन फाइनेंस एलिमिनेट द नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। एआई का वित्त में उपयोग उपभोक्ता जो संरक्षण के ढांचे को समाप्त करता है। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट आपको दिखा रहा है। भाई ऐसे कैसे हो जाएगा कि एआई कम यूज़ कर रहे हैं तो कोई ऐसा स्टेप हो जाए या कोई ऐसी इम्पैक्ट हो जाए उसका, तो ये चीज़ यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द फॉलोइंग आज की इनिशिएटिव सपोर्ट बाय इंडिया। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है
कौन कौन से इनिशिएटिव आपको सेमीकंडक्टर सपोर्ट में देखने को मिलेंगे। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम सरकार ने शुरू की है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर प्रायोरिटाइज डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर, तो सरकार खरीद जब होगी तो डोमेस्टिक जो चीज़ प्रोडक्ट हुई या डोमेस्टिक जिन चीज़ों का निर्माण हुआ उसको फोकस किया जाएगा। दूसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, अप टू 50% फिजिकल सपोर्ट ऑफ फॉर स्टेब्लिश चिप फैब्स एंड डिस्प्ले। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि 50% के आसपास सपोर्ट किया जाएगा डिस्प्ले को, तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर ग्लोबल चिप हब का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाद में इसको देख लीजिएगा आप। लास्ट क्वेश्चन, विद द रेफरेंस ऑफ इंडिया फॉरेस्ट फायर सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एक्यूरेट। अकॉर्डिंग टू ISFR 2021 मोर देन 36% इंडियाज फॉरेस्ट कवर इज प्रोन टू फ्रिक्वेंट फॉरेस्ट फायर। ISFR जो 2021 के अनुसार भारत के 36% से अधिक वन क्षेत्र बार बार आग की आशंका में आ जाते हैं। यह रिपोर्ट कहीं ना कहीं सही बात यहाँ पे कह रही है। दूसरा, यह रिपोर्ट कह रही है कि जो स्टेट ऑफ हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर है उसमें रिपोर्ट किया गया डिक्रीज फॉरेस्ट फायर, तो फॉरेस्ट जो आग है वनाग्नि है इन राज्यों में यहाँ पे कम हुई है। ये यहाँ पे बता रहे, देखिए यही स्टेटमेंट तो गलत है, इन्हीं राज्यों में तो वनाग्नि बढ़ रही है, तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट आप करो, पहला तीसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पिंक फायर रिटायर्ड कंटेन अमोनियम फॉस्फेट बेस्ड सलर यूज टू स्लो डाउन। अब देखिए फॉरेस्ट फायर अगर आप बात करो तो फॉरेस्ट फायर के बारे में आपने देखा होगा कि 3 टाइप की मेनली देखने को, एक तो कैनोपी फायर दिखती है, उसके ऊपरी सतह पर जो ऊपरी शाखा उस पर जो आग फैलती है। दूसरा, जमीन से जड़ से जो आग फैलती है। तीसरा, जमीन की सतह पर मतलब कि जड़ के आसपास। तीसरा मतलब सरफेस लेवल पर, ठीक है। अब इसके कई कारण होते हैं, तेज ड्राई होता है, अनियमित वर्षा होती है, कभी कभी आग लग जाती है, ह्यूमन इंटरफेरेंस भी होते हैं। AI वगैरह का यूज यहाँ पे बढ़ाना चाहिए, जो कहते हैं ना कि सैटेलाइट से निगरानी भी की जा सकती है, तो इस तरह से उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इनको बेहतर कर सकते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही, कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं।